Hello everyone, welcome to e-student प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था फॉर BHU MSc एंट्रेंस केमिस्ट्री 2021 पेपर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग को ये क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का, ठीक है। असर्शन रीजन, delta value in hertz is independent of external magnetic field in NMR। ये इसका असर्शन है और रीजन दिया है कि J वैल्यू इन हर्ट्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन NMR। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है NMR का, ठीक है। और इसमें जो ये डेल्टा है ये है केमिकल शिफ्ट और जो J है ये है कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि ये जो रीजन है ये मतलब कि इसका कोई भी सही रीजन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है और J क्या होता है, यदि इन दोनों टर्म्स को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए एक हम लोग के पास टर्म आता है शिफ्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं S से, और एक हम लोग के पास टर्म आता है केमिकल शिफ्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर PF को किसके लिए डिनोट कर रहा हूँ, प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी के लिए, और OF मतलब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो शिफ्ट का कंसेप्ट ये है, शिफ्ट को हम लोग मेजर करते हैं इन हर्ट्ज, ठीक है। शिफ्ट का कंसेप्ट ये है कि ये डिफरेंस है प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन माइनस प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हम लोग रेफरेंस लेते हैं दैट इज TMS, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं 1H NMR के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो शिफ्ट देखते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है, हाइड्रोजन और हम लोग का जो रेफरेंस है। मगर इसमें ये दिक्कत होता है कि यदि हम लोग इसमें जो एक्सटर्नल फील्ड है B0, यदि हम लोग उसको चेंज करेंगे तो ये शिफ्ट भी चेंज हो जाएगा। यदि हम लोग उसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, यदि हम लोग उसको घटाएंगे तो ये घट, तो ऐसे करके ये वेरिएशन होते रहता है, ठीक है। मतलब ये चेंज होता है B0 के साथ। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक अलग कॉन्सेप्ट लाया था जो कि है केमिकल शिफ्ट डेल्टा। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं, ये देखिए, ये जो हम लोग के पास शिफ्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। ये शिफ्ट का फॉर्मूला प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन माइनस रेफरेंस दैट इज TMS होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। और ये डिवाइड करने के बाद ये वाला जो टर्म होता है डेल्टा केमिकल शिफ्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ B0 यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि वो प्रॉब्लम हो रहा था हम लोग के पास शिफ्ट में, ठीक है, शिफ्ट में ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए हम लोगों ने उसे सॉल्व किया केमिकल शिफ्ट के मदद से। और केमिकल शिफ्ट में ये जो हम लोग यूनिट लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं S, ठीक है, और नीचे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये पूरा टर्म S है, इसका हम लोग यूनिट लेते हैं हर्ट्ज में और इसका हम लोग यूनिट लेते हैं मेगा हर्ट्ज में, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग का जो आंसर आएगा वो किस में आता है,
पीपीएम में। क्यों? क्योंकि जो मेगा हर्ट्ज होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज। तो यदि आप दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, हर्ट्ज बाई मेगा हर्ट्ज, तो ये आपके पास आ जाएगा 10⁻6। इसी को हम लोग पीपीएम यूनिट से जानते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, असर्शन दैट डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, कपलिंग कांस्टेंट एक बहुत ही सिंपल सा है। एनएमआर में हम लोगों को बहुत सारा पीक्स वगैरह मिलता है, ठीक है। उनमें से सोचिए कि कोई ऐसा दो पीक है नेबरिंग, ठीक है। इन दोनों पीक्स के बीच का जो ये डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इस पीक का और इस पीक का, सपोज कीजिए ये पीक ए है, ये पीक बी है, इनमें से हर एक का अपना अपना केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगा, ठीक है, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। इनका जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं जे, ठीक है। तो जे हम लोग कैसे लिखेंगे? जे इज इक्वल्स टू सपोज डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसका यूनिट होता है इन हर्ट्ज, इसका यूनिट होता है इन हर्ट्ज। तो ये हो गया जे का फॉर्मूला। क्या होता है? इन दोनों के बीच का जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। और जो ये जे होता है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, मतलब ये जो भी हम लोग का मॉलिक्यूल है ये उसका एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, या हाँ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। मतलब कि ये जो जे है ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। और ये चेंज नहीं करता है। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी नॉट, ठीक है। तो ये जे होता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये जो जे है और ये जो डेल्टा है इनके बीच में आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। इसीलिए ये जो है कि ये असर्शन, ये इसका रीजन, तो ये सरासर गलत है, ठीक है। यहाँ पर यदि ये लोग देते कि ये वाला है स्टेटमेंट 1, ये वाला है स्टेटमेंट 2, तब अलग बात था। लेकिन क्योंकि ये असर्शन और रीजन दिया हुआ है तो ये रीजन तो इसका सही नहीं है, ठीक है। इसका रीजन कुछ और होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था वो मैंने आपको बताया कि ये क्यों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो ऑप्शन है A is correct, R is not correct, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट। A is not correct, R is correct, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट। बोथ A and R are correct, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन R is the correct explanation of A, ये भी गलत हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। तो हम लोग के पास सही ऑप्शन बचा कौन सा? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको इसे अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ऐसे असर्शन बेस्ड रीजन क्वेश्चंस बहुत आए हैं 2021 वाले पेपर में। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए हम लोग को क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो ये y का ऐसे कुछ एक वैल्यू दिया है, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है और इसे हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग लिखना है। तो इसमें हम लोग को दो काम करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसे कैलकुलेट करना है, लेकिन जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये देखना है कि ये जो सारे पावर्स है, ठीक है, जो 10⁶, 4 और 5, ये सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। चाहे आप सभी को आप 10⁴ रख लीजिए, या फिर आप सभी को 10⁵ रख लीजिए, या फिर आप सभी को 10⁶ रख लीजिए, जैसा आपका मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन
क्योंकि ऑप्शन में हम लोग को 10 टू द पावर 6 ही दिख रहा है, इसीलिए हम लोगों को भी 10 टू द पावर 6 में ही रखना पड़ेगा सारे टर्म्स को। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? 2.432 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस इसको हम लोग को 10 टू द पावर 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.06512 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस इसको भी हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0.1227 इंटू 10 टू द पावर 6। जब इस टोटल हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास आंसर क्या आएगा, मैं अभी कैलकुलेट करके ही आपको बताने वाला हूं। और इसका आंसर आपके पास आएगा करीब 2.37442 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं आपको ये नियम बता देता हूं, चाहे ये एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, उसमें सेम नियम लागू होता है। ठीक है, कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगा उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये सारे जो हम लोग के पास डिजिट्स है, ठीक है, ये जो सारे हम लोग के पास नंबर्स है, इनमें से लोएस्ट अनसर्टेनिटी किसके पास है वो देखना होगा। लोएस्ट अनसर्टेनिटी, ठीक है, यानी कि ये देखना पड़ेगा कि ये जो डेसिमल प्लेसेस के बाद सबसे कम नंबर किसके पास है। मतलब सपोज कीजिए ये जो 2.432 है, एक और नंबर है हम लोग के पास 0.06512 है, एक और नंबर है हम लोग के पास 0.1227 है। ठीक है, पहले तो सबको हम लोग को इसमें 10 टू द पावर 6 में लाना पड़ेगा, फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक इसका वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें अनसर्टेनिटी देख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए इसमें है डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक है, और इसमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक है। ठीक है, अनसर्टेनिटी तो खैर थोड़ा सा और अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मतलब कि ट्रिक यही है कि आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर तक कौन गया है। ठीक है, मतलब सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक कौन सा नंबर गया हुआ है। तो क्योंकि इसमें बस 3 ही नंबर तक गया है, तो जो हम लोग का आंसर भी जो होगा वो भी बस 3 ही डिजिट तक हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बस 3 ही डिजिट तक हम लोग को अपना आंसर रखना है, उसके आगे हम लोग इनको नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यदि सपोज कीजिए कि ये जो हम लोग का नंबर होता ये मे बी 2.4 होता, 2.432 के जगह, तो फिर यहाँ पर बस एक ही डिजिट तक था अनसर्टेनिटी, है ना, और वो भी मतलब कि सबसे लोएस्ट ही था। ठीक है, 1, 5 और 4 के बीच में, तो हम लोग का आंसर बस फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ही होता। ठीक है, लेकिन इस केस में हम लोग के पास जो लोएस्ट अनसर्टेनिटी है उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो हम लोग का डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक है, तो इसीलिए हम लोग का आंसर में भी 3 प्लेसेस तक होना है। अब इसमें ये दिक्कत है कि ये जो हम लोग के पास आंसर आया है 2.37442, इसको हम लोग राउंड अप तो कर देंगे। ठीक, मतलब इसको हम लोग लिख तो देंगे 2.37, मगर ये 4 को हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या ये 4 रहेगा या क्या ये 5 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, वो देखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को क्या देखना है कि 4 तक एक लाइन खींच लीजिए, 4 के बाद वाला जो ये नंबर है, ठीक है, ये 42 है, क्या ये 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है या 50 है। अब क्योंकि ये 50 से छोटा है, इसीलिए जो ये 4 है ये 4 ही रहेगा। यदि ये 50 से बड़ा होता तो फिर ये 4 5 बन जाता, और यदि ये 50 होता तब इसके लिए कुछ और रूल होता, वो मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही पूरा एकदम कंप्लीट एनालिसिस करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ रहा है 2.374 इंटू 10 टू द पावर 6, वो तो रहेगा ही, तो 2.374 ये ऑप्शन हो रहा है फर्स्ट। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ करने का जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपके पास 2 नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, एक ले रहा हूँ मैं आपके पास 10.4
10.5, 10.7 और एक ले रहा हूँ 11.5। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग को राउंड ऑफ करना है ना, ताकि इसमें कोई डेसिमल प्लेसेस ना बचे। 10.4, ठीक है, क्योंकि ये 4 10 से कम है, सॉरी क्योंकि ये 4 5 से कम है, इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे 10। क्योंकि ये 7 5 से ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे 11। लेकिन यदि ये 5 आ जाता है, एग्जैक्ट 5, तब हम लोग को देखना है कि उसके पहले वाला नंबर यदि वो इवन नंबर हुआ, इवन, तो वो नंबर वैसा का वैसा ही रह जाएगा 10। और यदि ये ऑड नंबर हुआ, जैसे यहाँ पर है 1, तो फिर ये उसका नेक्स्ट इवन नंबर होगा। जैसे 11 के बाद जो इवन नंबर आता है वो आता है 12। तो ऐसे करके राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा है, Which of the following species is stable towards hydrolysis? मतलब कौन से स्पीसीज में हाइड्रोलिसिस अच्छे से नहीं हो पाता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज है। तो क्या ये SF4 है, क्या ये SF6 है, क्या ये TEF6 है, क्या ये SEF4 है? देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा सा मेमोराइज करना ही होगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि यह सेम क्वेश्चन ही आपको कई बार देखने मिलेंगे, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, चाहे IIT जैम हो, चाहे BHU हो, या और भी कोई MSc एंट्रेंस वगैरह हो। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होता है SF6। SF6 हाइड्रोलिसिस नहीं देता है। ठीक है, यदि हम लोग SF6 लिखेंगे और यहाँ पर यदि हम लोग H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है SF6 का शेप या उसका ज्योमेट्री। देखिए इसमें सल्फर और F6 है, ठीक है, इसमें 6 फ्लोरीन एटम है, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए ये इसको स्टेबिलिटी भी देगा। और ये जो फ्लोरीन है, ये इस सल्फर को हर डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये हर डायरेक्शन से इसे प्रोटेक्ट करता है। किससे? अटैक से, अटैक बाय एनी अदर एटम। सपोज हम लोग को ये H2O के साथ रिएक्ट करवाना है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो हम लोग के पास H2O मॉलिक्यूल है ना, ये सल्फर पर अटैक करना चाहेगा। लेकिन क्योंकि इस सल्फर को चारों ओर से फ्लोरीन का प्रोटेक्शन है, इसलिए ये अटैक हो नहीं पाता है। मतलब कि चाहे इसमें कोई भी रिएजेंट हो, वो बहुत जल्दी से अटैक नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरीन है, ये हर जगह से, हर डायरेक्शन से इस सल्फर को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इसीलिए ये जो SF6 मॉलिक्यूल है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत ही मतलब कि अनोखे है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये SF6 मॉलिक्यूल, दिस इज थर्मोडाइनमिकली very stable, kinetically, this is kinetically inert, और ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है, does not show हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इसके 3 आपको पॉइंट मिल गए। एक तो ये स्टेबल है, एक ये इनर्ट है, और एक ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और ये रिएक्शन जल्दी से दिखाता नहीं है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो SF6 है ना, ये जो सल्फर है, इसने क्या किया, एक हेक्सा हैलाइड बनाया है ना।
हेक्सा हैलाइड। लेकिन ये जो हेक्सा हैलाइड है ये बस फ्लोरीन के साथ ही पॉसिबल है, ठीक है। मतलब SF6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन SCl6 हो या SBr6 हो या फिर Si6 हो, इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसका कारण क्या है? साइज। फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा साइज है, इसीलिए ये सल्फर है, ये 6 फ्लोरीन को अपने ओर अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन ये जो Cl हो गया, Br हो गया या I हो गया, इनका साइज बड़ा है, तो इसलिए ये अकोमोडेट नहीं कर पाता है सल्फर। तो इसी कारण से SF6 बस एग्जिस्ट करता है, और ये हाईली स्टेबल है, हाईली इनर्ट है, और ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी शो नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया गया है, if we consider z axis as internuclear axis, then delta bond will be formed by the overlap of कौन सा d ऑर्बिटल, है ना। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ना तो s ऑर्बिटल ना तो p ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर पाता है, बस d ऑर्बिटल्स डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर पाते हैं। मतलब d ऑर्बिटल से स्टार्ट होता है डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब ब्रीफ एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि डेल्टा बॉन्ड आखिर दिखता कैसे, ठीक है। सबसे पहला है हम लोग के पास सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सपोज ये मैंने p ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए, या फिर सपोज मैंने d ऑर्बिटल्स, चलिए p ऑर्बिटल्स आपको बता देता हूँ, आसान रहेगा समझने में। ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। सिग्मा बॉन्ड में ये यदि सेम फेस में ओवरलैप करते हैं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा बनता है, बीच वाला पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज अ टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैप होता है, ठीक है। अब यदि पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड में क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बीच में से एक नोड जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये होता है पाई बॉन्ड। इसके बाद आता है डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। देखिए सिग्मा बॉन्ड में क्या हुआ, इसमें एक एक लोब इंटरेक्शन किया, ठीक है ना, वन लोब इंटरेक्शन है। पाई बॉन्ड में क्या है, टू लोब इंटरेक्शन है। और डेल्टा बॉन्ड में क्या है, इसमें फोर लोब इंटरेक्शन होता है, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड में क्या होता है, चारों लोब इसमें इंटरेक्ट करते हैं, और चार लोब तो एस के पास भी नहीं है और पी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा बॉन्ड में डी ऑर्बिटल से स्टार्ट होता है, इसीलिए डी ऑर्बिटल ही डेल्टा बॉन्ड शो कर पाता है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि डेल्टा बॉन्ड आखिर दिखता कैसे है, इसके बाद ही मे भी आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। ये सपोज कीजिए डी ऑर्बिटल्स मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, देखिए एक डी ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा डी ऑर्बिटल ये रहा। अब इनमें इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन कैसा होगा, ये लोब के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये लोब के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये लोब के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये लोब के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ऐसे करके चार लोब का एक साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है। आप इसे समझ सकते हैं कि ये सब एक ही एक्सिस पर है। ये होता है डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड। अब दिक्कत क्या होता है ना, कि ये जो डेल्टा बॉन्ड बनेगा ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है डी ऑर्बिटल्स में, उनमें से सबसे अच्छा सिग्मा बॉन्ड कौन बना पाता है डी ऑर्बिटल्स में, वो होता है DZ², ठीक है। DZ² सबसे अच्छा सिग्मा बॉन्ड बना पाता है, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
देखिए ये हम लोग के पास है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, है ना। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स क्यों उतने अच्छे से सिग्मा बॉन्ड बना पाते हैं, क्योंकि उनका जो ऑर्बिटल्स होता है वो एलोंगेटेड होता है जेड एक्सिस के अलोंग, है ना। मगर जो हम लोग के पास दूसरे ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये है हम लोग के पास डी जेड स्क्वायर, अब यदि हम लोग डी एक्स जेड ले या डी वाई जेड ले या कोई भी ऐसा ले, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो ये लोब्स होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं। और ये आपको पता होगा कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये होता है हेड ऑन ओवरलैप से, है ना, ये होता है हेड ऑन ओवरलैप से। जबकि ये जो पाई और डेल्टा बॉन्ड होते हैं ये होता है साइडवेज ओवरलैप से। तो हेड ऑन ओवरलैप में क्या है कि जितना लंबा ये लोब्स होंगे उतना अच्छा इनके बीच में ओवरलैप होगा, जितना अच्छा ओवरलैप होगा उतना अच्छे से बॉन्ड बनेगा। तो यही कारण से जो ये डी जेड ऑर्बिटल है ये सबसे अच्छा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना। और ये हम लोगों को पता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो सबसे पहले बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद पाई बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड वगैरह बनता है। तो सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड जब बनाएगा तो उसमें तो ये डीजेड स्क्वायर यूज्ड अप हो जाएगा, ठीक है। और डीजेड स्क्वायर क्या है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है ना। ये जो डीजेड स्क्वायर है ये जेड एक्सिस के अलोंग है। तो क्योंकि हम लोग का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, इसीलिए जो हम लोग का फाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा हम लोग के पास एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। वो हम लोग के पास बनेगा एक्स वाई प्लेन में। अब क्यों, सॉरी फाई नहीं, ये डेल्टा बॉन्ड, तो वो बनेगा एक्स वाई प्लेन में। क्योंकि इस डेल्टा बॉन्ड को एक्स वाई प्लेन में बनना है, इसीलिए हम लोग के पास दो ही ऑर्बिटल्स के ऑप्शन रहते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो ही ऑर्बिटल है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है इसके लिए 4 लोब्स चाहिए। तो डीजेड स्क्वायर तो कभी भी डेल्टा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन बाकी के जो चारों ऑर्बिटल्स होते हैं वो डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। जैसे, है ना, यदि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग के पास डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर हम लोग के पास उसका कंडीशन क्या है, 4 लोब होना। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो डेल्टा बॉन्ड बना पाता है या नहीं, है ना। यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो 4 लोग तो देखिए डी जेड स्क्वायर के पास नहीं है, लेकिन बाकी इन सब के पास 4 लोब्स है। मगर जो ये डेल्टा बॉन्ड है ये डी जेड स्क्वायर भी नहीं बना पाता, डी एक्स जेड भी नहीं बना पाता, डी वाई जेड भी नहीं बना पाता, बस बना पाता है तो डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसका रीजन मैं आपको बता दिया हूँ। इसीलिए हम लोग इस डेल्टा बॉन्ड को जेड एक्सक्लूडेड बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जेड एक्स मतलब जेड कंपोनेंट का कोई उतना रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो H2O2 और F2O2 इनके बीच में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट OO बॉन्ड इन H2O2 एंड F2O2। मतलब ये जो बॉन्ड, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें OO बॉन्ड लेंथ के बारे में हम लोग को बताना है कि किसमें बॉन्ड लेंथ छोटा है, किसमें बॉन्ड लेंथ बड़ा है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यदि हम लोग इसे H2O2 मान ले, ठीक है, जिसमें X क्या है, X हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, तब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक, दोनों के लिए ही H2O2 हो या H2F2 हो।
अब इसमें ये बताना है कि दोनों में से किसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं H2O2। इसमें देखिए इसका जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये एक मतलब कि नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की तरह ही है, बहुत सा मतलब सिमिलर टू सिंगल बॉन्ड है। ये है H2O2। लेकिन यदि हम लोग F2O2 देखें, F2O2 इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, ये जो फ्लोरीन है हम लोगों के पास, ये फ्लोरीन क्या करता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, दोनों तरह से ही, दोनों ओर से। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। और आपको ये पता होगा कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, ये लोन पेयर रिपल्शन होता है, ये H2O2 में भी। इसके कारण ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होता है। मगर क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है तब ये जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो भी किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच का ही रिपल्शन है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, इसलिए ये जो रिपल्शन है ये भी डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण ये दोनों ऑक्सीजन आपस में पास पास आ जाते हैं। और जिसके कारण ये जो OO बॉन्ड लेंथ है, ये इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये छोटा हो जाता है, जबकि इसमें बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा रहता है रिपल्शन के कारण। तो जो पहला स्टेटमेंट होगा OO बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इसमें यदि F2O2 का बॉन्ड लेंथ कम होगा इन कंपैरिजन टू H2O2। अब हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। OO बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर इन F2O2 देन H2O2, ये तो गलत है सरासर। OO बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर इन F2O2 देन H2O2, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, अब हम लोग बच गए हैं, देखिए ये डी स्टेटमेंट, बोथ हैव सिमिलर OO बॉन्ड लेंथ, ये भी गलत है। अच्छा, अब दो स्टेटमेंट है, OO बॉन्ड लेंथ बॉन्ड हैज पार्शियल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर इन F2O2 या फिर पार्शियल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर इन H2O2। देखिए ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। अच्छा, देखिए एक बात तो ये है कि ये जो बी है, बी ऑप्शन हम लोग का सही हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि बी कौन सा ऑप्शन में है। इस ऑप्शन में बी है, नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट। इस ऑप्शन में बी है, नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल आउट। इस ऑप्शन में बी है, हाँ है, ये ऑप्शन हो सकता है। इस ऑप्शन में बी है, नहीं है, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। तो चार में से तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। तो हम लोग का आंसर तो ये हो गया। ठीक है, तो वहां से एक ऑब्वियस चॉइस यही मिल रहा है कि ये ई ऑप्शन तो होगा नहीं और सी ऑप्शन पक्का होगा ट्रू। अब ये कैसे ट्रू है, क्यों ट्रू है, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो फ्लोरीन वाला बॉन्ड है, ठीक है, OF2, इनमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस होता है। इस रेजोनेंस के कारण यहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड या फिर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिस कारण से हम लोग को इसमें ये पार्शियल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है। और इस रेजोनेंस को हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, ये है सपोज, ठीक है, मैं इसको लिनियरली ही लिख देता हूं, ये है F2O2, इसका ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। देखिए, पहला तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा F के ऊपर माइनस, O डबल बॉन्ड O बॉन्ड F, और इस O के ऊपर प्लस। और इसी के सिमिलर एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा FO डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, सॉरी,
यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और यहाँ पर F के ऊपर नेगेटिव। तो ये दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण इसके ऊपर ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, मगर ये हाइड्रोजन के साथ तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए H2O2 में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें ये बताया गया है कि ये भी एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है और इसमें ये बताया जा रहा है, देखिए ये जो एक कॉम्प्लेक्स है, दिस इज केपेबल ऑफ शोइंग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपको तो सबसे पहले इसके बारे में डिफरेंस आना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन और एंड व्हाट इज कॉन्फॉर्मेशन, इन दोनों के बीच का भी आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसमें होता है कनेक्टिविटी डिफरेंस और इसमें होता है अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट। ठीक है, कनेक्टिविटी इज सेम। अच्छा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज केपेबल ऑफ शोइंग कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, डिफरेंट ज्योमेट्रिक, इसका रीजन दिया है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द सेम डोनर एटम्स अराउंड निकल कॉजेज दिस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ सेम डोनर। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, ये मैं चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये जो पूरा ये जो लिगैंड है, क्या है, सॉरी, ये जो है PH2 CH2 PH। ठीक है, इस पूरे को हम लोग अज्यूम करते हैं ये है A। ठीक है, तब ये हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, NiA2X2, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना। अब इसमें हम लोग को देखना है क्या इसमें कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, ये देखिए ये निकल का एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये बहुत ही एक अनोखा टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि हम लोग इसको ऐसे मानते हैं, ठीक है, तो इसमें 4 लिगैंड है। ठीक है, ये AB4 टाइप का यदि आप मानते हैं तो इसमें 4 लिगैंड है। तो या तो ये टेट्राहेड्रल दिखाएगा या फिर ये स्क्वायर प्लेनर दिखाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये दोनों दिखाता है। ठीक है, तो एक बार तो ये कैसा दिखाएगा, ये जो Ni, ठीक है, X A X A, एक बार तो ये ऐसा दिखा दिया और एक बार ये कैसा दिखाएगा कि Ni, ठीक है, यहाँ पर सपोज कीजिए है X, यहाँ पर A, यहाँ पर X, यहाँ पर A। ठीक है, तो एक बार तो ये आपको दिखाएगा स्क्वायर प्लेनर, एक बार ये आपको दिखाएगा टेट्राहेड्रल, और इसी को हम लोग कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स ऑफ द सेम डोनर एटम अराउंड निकल कॉजेस दिस ऑब्जर्वेशन। मतलब ये जो डोनर एटम है ये तो सेम है, मगर इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ऐसे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत केयरफुल रहना है, इसमें मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये हाल ही में ही 2021 से ही लागू हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये ऐसे दोनों टाइप के ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दोनों टाइप के ज्योमेट्रीज दिखाने में
कैपेबल है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसमें से एक क्या था, ये वाला बल्कि, ये इतना बल्कि वाला लिगैंड था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हम लोग को सिलेक्ट करना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या है, ठीक है। देखिए यदि सपोज मैं आपको बताता हूं कि हम लोग रिएक्शन करवाते हैं HCl प्लस NaOH, ये देगा आपको क्या देता है, H2O प्लस NaCl। अच्छा छोड़िए, इस एग्जाम्पल को रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा सपोज कीजिए मैं आपको बता रहा हूँ ये है HCl, ये एक एसिड है। यदि इसमें से हम लोगों ने H प्लस को रिमूव कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। तो HCl क्या है हम लोग के पास, एसिड है ना, और ये Cl माइनस क्या है, ये हम लोग के पास बेस है। तो अब इसे हम लोग बेस केवल ना कहकर इसे हम लोग क्या कहेंगे, केवल बेस नहीं कहकर इसे हम लोग कहेंगे दिस इज कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। मतलब ये Cl माइनस ऐसे ही तो नहीं आ गया है, ये HCl से H माइनस को रिमूव करने के कारण आया हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, Cl माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। उसी तरीके से यदि हम लोग NH3, ठीक है, NH3 एक बेस है, यदि हम लोग उसमें एक H प्लस को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये NH3 तो एक बेस है और ये NH4 प्लस एक एसिड है, ठीक है। मगर इसे हम लोग सिंपल एसिड नहीं कह करके इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो ये NH4 प्लस NH3 का कॉन्जुगेट एसिड है और ये NH4 प्लस का कॉन्जुगेट बेस है। कैसे, यदि हम लोग NH4 प्लस से एक H प्लस को रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, है ना, NH4 प्लस का कॉन्जुगेट बेस। तो इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो सिमिलरली ये HCl भी Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि एक कॉन्जुगेट बेस है, एक कॉन्जुगेट एसिड है, मतलब तो ये जो एक पेयर है, ठीक है, NH3 और NH4 प्लस, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, एसिड बेस पेयर। और इसे हम लोग पहचानेंगे कैसे, एक तो सिंपल तरीका है, जैसे आप दोनों को लिख डालिए NH3 और NH4 प्लस। अब इसमें देखिए कि एक में H प्लस देंगे तो ये बनेगा और दूसरे में H प्लस हटा लेंगे तो ये बनेगा। ये सिचुएशन आएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ढूंढना है कि कौन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। अब इसमें से आधा काम तो मैंने पहले ही आपका हल कर दिया है। देखिए NH3 और NH4 प्लस ये तो एक पेयर हो ही गया है, ठीक है। एक है NH3, एक है NH4 प्लस। तो NH4 प्लस क्या होगा, एसिड होगा, NH3 क्या होगा, बेस होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में भी हो सकता है। अब ये सेकेंड ऑप्शन देखिए दोनों को ही एसिड बोल दिया है तो ये तो कट गया। इसमें देखिए NH3 बेस है, NH4 प्लस एसिड है, मगर ये दोनों ना एसिड बेस पेयर के तौर पर इसे नहीं रखे, इनको अलग अलग कर दिए हैं, वो तो नहीं चलेगा, है ना। होना क्या चाहिए कि सेम ही कॉलम सेम ही रो में दोनों होने चाहिए, NH4 प्लस भी और NH3 प्लस भी, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर ढूंढने क्या बोला है, एसिड बेस पेयर ढूंढने बोला है, अलग अलग नहीं ढूंढने बोला है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग के पास फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या है। फोर्थ ऑप्शन में भी देखिए ये NH3 और NH4 प्लस को अलग अलग कर दिया है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया है। तो देखिए मैंने बस आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया है, उसी में से 3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है। यदि आपको दूसरे वाले मॉलिक्यूल का बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि इसमें से कौन एसिड होगा, कौन बेसिक होगा, क्या है नहीं है, तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चल गया कि इसमें से ये NH3 क्या है, बेस है, और ये NH4 प्लस क्या है, एसिड है ना। अब क्योंकि ये एक एसिड बेस टाइप का रिएक्शन है, तो क्योंकि NH3 एक एसिड है, तो ये जो है, ठीक है, OCNH2 ये एक एसिड होगा, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, है ना, OCNH2 और NH माइनस। ठीक है, अब इसे भी आप कैसे समझेंगे, इसको ब्रेक करके देखिए, ये जो OC, ठीक है, इसमें है NH2 और NH2। ठीक है, अब इसी में से यदि आप एक प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा OCNH2 और NH माइनस, है ना। तो ये इसका बेस बन गया, ये इसका एसिड बन गया, और इसी को जब आप रिवर्स कर देंगे तो भी ये वाला मॉलिक्यूल फॉर्म कर जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, है ना। तो ये दोनों भी सेम सेम में होना चाहिए, और ये दोनों भी सेम सेम में होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये होता है करेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। वो है ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका स्टेटमेंट 2 है ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए, नाम से ही आपको पता चल जाएगा क्या है इसमें, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, बेंजोइक एसिड हम लोग बना देते हैं। ठीक है, दोनों में ही देखिएगा, दोनों में ही क्या बताया गया है, बेंजोइक एसिड है, यानी कि ये बेंजीन रिंग और C डबल बॉन्ड OH, है ना। और दूसरे वाले में भी क्या है, देखिए, बेंजीन रिंग एंड C डबल बॉन्ड OH। एक में क्या है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH, तो ये ऑर्थो पोजीशन में OH है ना, ये 1 और 2, 1 2, ये सेकेंड वाला पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होता है। और दूसरे में क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी, इसमें पैरा पोजीशन में OH है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि किसमें हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इसके लिए आपको एक क्लू छोड़ गया है। देखिए, यदि आपको क्लू पहचानने में आ रहा है तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना पड़ेगा। चलिए, तो पहले हम लोग ऑर्थो वाले का हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। ठीक है, देखिए अच्छे से इसका स्ट्रक्चर, यहां पर हो गया C डबल बॉन्ड O, सॉरी, यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया OH। ठीक है, ये हम लोग का हो गया बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर है हम लोग के पास OH। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिखेगा कि ये डबल बॉन्ड O है, मतलब ये ऑक्सीजन एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है विच इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाएगा ये, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर में हो रहा है, इसीलिए ये होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इसमें क्या होता है। इसमें देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इनमें क्या था कि ये डिस्टेंस पास पास था, मतलब डिस्टेंस कम था, इसीलिए ये पॉसिबल था। तो इसमें ये लोग एक दूसरा तरकीब आजमाते हैं। देखिए क्या करते हैं ये लोग, ये हो गया बेंजीन रिंग, है ना, इसमें आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। ठीक है, यहाँ पर भी O बॉन्ड H। एक और यदि हम लोग बेंजीन रिंग ले लेते हैं,
इसमें ऊपर में हम लोग OH कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं COOH, ठीक है, यहाँ पर बेंजोइक एसिड। इसमें देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये आपको डबल बॉन्ड O दिख रहा है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है बल्कि दो मॉलिक्यूल के बीच में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। वो था इंट्रा, यह है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे ही करके और भी ये फर्दर आगे आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या था, इंट्रामोलिकुलर। तो ये वाला इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में कोई इतना खास चेंज होता नहीं है, लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो बॉन्ड है, ये दोनों जो मॉलिक्यूल है, ये आपस में एक दूसरे को पकड़े रहे हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, इसलिए इनके बीच यदि इनको आपको बॉयल करना है, सेपरेट करना है, तो ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास यदि आप एग्जांपल एक लीजिए कि आपके पास एक लकड़ी ये है, एक लकड़ी ये है, दोनों को आप सेपरेट किए हैं, अब इनको आपको तोड़ना है तो आप इजीली तोड़ देंगे। पर यदि मैं आपको बोलूं कि आपको दोनों जो लकड़ियां हैं उनको मैं बांध दिया, अब आपको इसे सेपरेट करना है, तो ये इजीली सेपरेबल नहीं हो पाएगा, मतलब इजीली आप इसको नहीं तोड़ पाएंगे। वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी कि जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ना कि ऑर्थो का। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है, तो स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो या ना हो कोई मतलब नहीं है हम लोगों का। हम लोग को तो देखना है स्टेटमेंट 1 फॉल्स दिया है, स्टेटमेंट 2 और 2 ट्रू दिया है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। यदि आपको कोई भी दिक्कत आता है आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।